Hello everyone and welcome to Diffronics Cybersecurity. This is Junaid Mujahar from Diffronics and this is part of our internship program. In this video we'll be understanding HTTP and HTTP status codes. इस वीडियो में हम HTTP and HTTP status codes के बारे में बेसिक से लेकर डिटेल में देखेंगे. तो ये कोड्स बेसिकली जब भी हम किसी वेबसाइट से इंटरेक्शन करते हैं या फिर एक वेब पेज से इंटरेक्शन करते हैं तो हमें एक रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है वेबसाइट पे. तो उस वेबसाइट का सक्सेस और फेलियर का जो इन्फॉर्मेशन है वो HTTP स्टेटस कोड हमें बताते हैं. टेक्निकल एस्पेक्ट और रोल के हिसाब से बात करें तो अगर मैं एक नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर हूँ या फिर एक वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टर हूँ या फिर सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं एक वेब डेवलपर हूँ तो मुझे HTTP एंड HTTP स्टेटस कोड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे वेब इंटरेक्शन कैसे होता है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. HTTP के बारे में पहले. HTTP एक्चुअली एक रिस्पॉन्स कोड्स होते हैं जो 3 डिजिट में जनरेट होते हैं एंड ये कोड्स एक अथॉरिटी ने असाइन किए हैं एज अ रजिस्ट्री, तो जिनका नाम हम शॉर्ट में आईना कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी. सो ये अथॉरिटी ने एक रजिस्ट्री बनाया है जिसमें सारे स्टेटस कोड्स है. जब भी हम किसी सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं ब्राउजर से तो वो रिस्पॉन्स में कोड्स भेजते हैं कि हम चेक करें कि वेबसाइट सही से काम कर रही है या फिर नहीं, या फिर कोई फिक्स चाहिए तो वो स्टेटस कोड में हर एक इन्फॉर्मेशन हर एक कोड के हिसाब से लिखा हुआ होता है. तो उस इन्फॉर्मेशन पे हम उस कोड के हिसाब से उस वेबसाइट के बारे में हम जान सकते हैं. HTTP की बात करें तो HTTP हमें पता है कि इट्स हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल विच इज यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वेब सर्विस एंड क्लाइंट्स. ये एक फाउंडेशनल प्रोटोकॉल है जो डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है वर्ल्ड वाइड वेब में, जो हम सब जानते हैं, दैट इज WWW. HTTP ऐसे डिजाइन किया है जिसमें हम रिक्वेस्टिंग एंड रिस्पॉन्सिंग एक साथ देख सकते हैं. एंड जब भी हम क्लाइंट है बेसिकली, हम जब भी रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को तो हम जब भी कुछ भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं किसी सर्वर से तो सर्वर रिस्पॉन्ड करता है अपना डेटा लाके आपके क्लाइंट के डेस्कटॉप पे आपको दिख जाता है. तो दैट इज हाउ HTTP वर्क्स. HTTP के बारे में और डीप बात करें तो HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है जिसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दोनों सेपरेट काम करते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट. सो जिसके वजह से हम फास्ट एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन कर पाते हैं बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट्स. OSI मॉडल या फिर TCP/IP मॉडल के हिसाब से बात करें तो HTTP एक एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल होता है जिसमें वो एक्चुअली एक हायर लेवल पे ऑपरेट करता है जो यूजर से इंटरेक्शन के लिए यूज होता है rather देन जो भी बाकी के प्रोटोकॉल्स हैं जैसे TCP/IP. HTTP बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन के लिए. तो और इसमें आगे देखते हैं. HTTP ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक रिक्वेस्ट भेजता है TCP का एक कनेक्शन बनाने के लिए एंड बेसिकली ये डिफॉल्ट पोर्ट 80 पे काम करता है. तो एज मैंने पहले बताया कि जब भी हमें एक रिक्वेस्ट करते हैं तो वो सर्वर के पास जाता है. जब सर्वर हमें वापस एक रिस्पॉन्स भेजता है तो वो रिस्पॉन्स एक स्टेटस लाइन में आता है, जैसे एग्जांपल में लिखा है HTTP/1.1 200 ओके. तो HTTP/1.1 एक HTTP वर्जन है बेसिकली. 200 एक स्टेटस कोड है जो हम जिसके बारे में और पढ़ेंगे आगे डिटेल में. एंड ओके उसका इंफॉर्मेशन है ताकि विच इज एन सक्सेस मैसेज कि आप उस वेबसाइट पे आपका जो रिस्पॉन्स है वो सही से पहुंचा है. सिमिलरली अगर आपका मैसेज या फिर आपका रिक्वेस्ट अगर गलत होता है तो एक एरर मैसेज भी डिस्प्ले होता है, उसके बारे में भी हम देखेंगे आगे. तो एज मैंने लास्ट स्लाइड में HTTP वर्जन के बारे में बताया तो हमने देखा कि एग्जाम्पल में HTTP/1.1 वर्जन यूज हुआ था. तो अभी करंट में हम HTTP/3 वर्जन यूज करते हैं. हिस्ट्री से बात करें तो HTTP/0.9 एक पहला वर्जन था जिसमें वन लाइन प्रोटोकॉल यूज होता था जो कि ट्रांसफर होता था बस HTML फाइल्स के लिए. उसके बाद 1994 में HTTPS एक सिक्योर्ड SSL लेयर यूज किया गया था टू एक्चुअली बेसिकली सिक्योर द ट्रांसमिशन प्रोसेस. तो वो 1994 में क्रिएट हुआ था. उसके आगे HTTP-1.0 जो कि 1996 में यूज हुआ था, जो और डीप में बेसिकली कंसेप्ट ऑफ हेडर इंफॉर्मेशन एंड स्टेटस कोड और डिटेल में इंट्रोड्यूस हो गए थे. सिमिलरली HTTP 1.1 में कैशिंग, पाइपलाइनिंग और अदर कंट्रोल फीचर्स इंट्रोड्यूस हो गए थे. सिमिलरली इन HTTP/2 2015 में गूगल ने मल्टीप्लेक्सिंग और सर्वर पुशिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था.
एंड HTTP/3 में हम जो कि हम करंट यूज करते हैं विच इज एन एडवांस टूल। तो ये बेसिकली ट्रांसफर ऑफ UDP एंड TCP को और सिक्योर बनाने के लिए एंड गूगल से डायरेक्टली हम लिंक कर सके और सिक्योर ट्रांसमिशन हो, इसलिए हम HTTP/3 जो कि 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था एंड हम करंटली वही यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स, जो कि हम रिक्वेस्ट के बारे में बात कर रहे थे तब से। तो रिक्वेस्ट कैसे होता है? तो HTTP एक रिक्वेस्ट डिफाइन करता है जिसमें कुछ एक्शंस होते हैं जो हम जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो सर्वर को जाके इंफॉर्मेशन देता है कि हमने रिक्वेस्ट किया है स्टार्टिंग से। तो वो रिक्वेस्ट में इंफॉर्मेशन हम 5 तरीके से कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है जब भी हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं। और एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड एज द HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स। तो जैसा इस इमेज में है, गेट मेथड जिसे हम रिट्रीव इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। हेड मेथड जिसे हम रिसोर्स हेडर्स जो कि रहते हैं उससे हम रिट्रीव कर सकते हैं। पोस्ट जिसमें हम सबमिट कर सकते हैं डेटा सर्वर के लिए। पुट जिसमें हम सेव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का लोकेशन। डिलीट हम उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो तो इन मेथड्स के बारे में और डिटेल में देखें तो गेट के बारे में देखें तो जब भी हम कोई स्पेसिफिक रिसोर्स रिक्वेस्ट करते हैं किसी सर्वर से, तो बस उसी सोर्स या फिर उसी इंफॉर्मेशन को हम गेट रिक्वेस्ट थ्रू रिट्रीव कर सकते हैं। पोस्ट इज बेसिकली द मेथड जो एंटिटी सबमिट करता है उस रिसोर्स की जो हमें चाहिए एंड ऑफन कॉजिंग अ चेंज इन स्टेट और साइड इफेक्ट्स ऑन द सर्वर। सो पोस्ट से हम बेसिकली जो भी रिसोर्स हम मांगते हैं उसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो वो वेबसाइट पे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है एंड उसके इफेक्ट्स हम सर्वर से HTTP कोड थ्रू हमें वापस उसका इन्फॉर्मेशन आ जाता है। सो पुट जैसे कि हमने देखा कि किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन प्लेस करता है। बेसिकली वो पुट जो भी करंट रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हमने गेट और पोस्ट में देखा, तो उस रिप्रेजेंटेशन को एक्चुअली टारगेट रिसोर्स में कन्वर्ट करता है विच इज द पेलोड विच वी पुट इन द प्लेस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। एंड डिलीट सिंपल है। डिलीट बेसिकली डिलीट्स ऑल द स्पेसिफाइड रिसोर्स एज वेल एज द पेलोड विच वी हैव रिक्वेस्टेड। तो डिलीट का काम बस डिलीट करना है, वो उसका नॉर्मल प्रोसेस है। तो आगे हम HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड्स के बारे में देखते हैं। तो HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड्स उनका आउटकम एक्चुअली 5 क्लासेस में डिवाइड होता है, जिसका हर अलग मीनिंग है। जैसे 1xx जो कि सारे इंफॉर्मेशनल मैसेजेस है रिक्वेस्ट के, उसको डिस्प्ले करता है। 2xx इज बेसिकली द सक्सेसफुल या फिर सक्सेस मैसेज जो भी रिक्वेस्ट का होता है, उसे हम रिसीव या फिर अंडरस्टूड या फिर वो सर्वर ने एक्सेप्ट किया है कि नहीं वो हमें समझता है 2xx कोड से। 3xx बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड होता है रीडायरेक्शन के लिए, जिससे हम समझ सकते हैं कि कोई वेब पेज या फिर वेब सर्वर दूसरे कोई HTTP वेब पेज पे रीडायरेक्ट हुआ है या नहीं। बेसिकली हम इससे समझ सकते हैं कि वो वेबसाइट कौन से वेब पेज पे रीडायरेक्ट हुआ है। 4xx इज बेसिकली द क्लाइंट साइड एरर। ये हमें जब भी कोई बैड सिंटैक्स या फिर लार्ज फाइल या फिर कोई भी गलत रिक्वेस्ट जाता है तो ये कोड हमें क्लाइंट साइड पे या फिर हमारे वेब पेज पे दिखता है। सिंपल वे में समझाए तो ये क्लाइंट साइड एरर होता है, जिसमें जब भी सर्वर को ऐसे इंडिकेट होता है कि क्लाइंट साइड कुछ एरर आया है ड्यू टू लेट्स से सम अनअवेलेबल पेज, या फिर लेट्स से कोई बैड सिंटैक्स है, या फिर कोई ऑथराइजेशन प्रॉब्लम है, या फिर कोई लार्ज रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं उस सर्वर को, तो ये क्लाइंट साइड एरर हमें आता है। अल्सो ये एरर कोड हमें ये भी बताता है कि जो रिस्पॉन्स हमने किया है वो टेम्पररी है या फिर ये कोई परमानेंट इशू है। तो क्लाइंट साइड एरर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 5xx इज बेसिकली द सर्वर साइड एरर, जो भी सर्वर के साइड से फेल्ड एरर्स आते हैं या फिर रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हो पाती है, तो 5xx हमें वो एज अ इंफॉर्मेशनल मैसेज डिस्प्ले करते हैं। बेसिकली एरर तब भी आता है जब भी सर्वर अपना कोई भी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं कर पाता है। लेट्स से कोई सिचुएशन आ गई है तो वो डिटरमाइन करता है एंड वो बताता है कि ये टेम्पररी है या फिर एक परमानेंट प्रॉब्लम है जिससे हमें फिक्स करना पड़े। तो एज हम इमेज में देख सकते हैं कि ये कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटस कोड्स है जो हम नॉर्मली देखते हैं किसी वेब पेज पे जब भी कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर सर्वर साइड हो या फिर क्लाइंट साइड हो। हम इनके बारे में और आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं
ये बेसिकली एक लिस्ट है सारे HTTP स्टेटस कोड्स की, जो इंटरनली या फिर एक टेक्निकल एस्पेक्ट से देखे तो वेब पेज जैसे काम करता है इंटरनली। ये सारे स्टेटस कोड्स है। 1xx जो कि सारे इंफॉर्मेशनल कोड्स होते हैं। 2xx बेसिकली जो भी सक्सेस का इंफॉर्मेशन होता है, जैसे हम देखते हैं कि 200 ओके सक्सेस, या फिर 202 which is accepted, that is the request is accepted by the server. 3xx are the redirectional ones, जिसमें let's say 304 आया तो let's say the website is not modified, and let's say 301 आया तो we can tell that वो वेबसाइट किसी परमानेंट लोकेशन या फिर दूसरे लोकेशन पे रिडायरेक्ट हो चुका है। सिमिलरली 4xx क्लाइंट साइड एरर होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेट्स से 400 हमें तभी डिस्प्ले होता है जब भी कोई बैड रिक्वेस्ट हो। 404 हमने बहुत बार देखा है विच इज नॉट फाउंड, जब भी वेब पेज हमें फाइंड नहीं होता है तो नॉट फाउंड ऐसा एरर आता है। अ, ऐसे बहुत सारे हैं जो हम आगे देखेंगे। 5xx विच इज सर्वर एरर, जो कि इंटरनली सर्वर साइड पे जितने भी एरर्स आते हैं वो एरर हमें डिस्प्ले होते हैं। जैसे कि 500 हम देखते हैं तो इंटरनल सर्वर साइड एरर है, एंड 504 विच इज गेटवे टाइम आउट, जो भी हम गेटवे यूज करते हैं उसका अगर टाइम आउट हुआ तो हमें वो एरर डिस्प्ले होता है। तो आगे बढ़ते हुए डिटेल में देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं 1xs विच इज द इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्सेस। ये रिस्पॉन्स कोड्स हमें तब भी डिस्प्ले होता है और ये हमें बताते हैं कि जब भी हम किसी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सर्वर को वो रिक्वेस्ट रिसीव हुआ है एंड वो प्रोसेसिंग कर रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैसेज हमें तब डिस्प्ले होता है, जो बेसिकली इन्फॉर्म करते हैं कि क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट किया है सर्वर को, एंड सर्वर को एक इन्फॉर्मेशनल रिक्वेस्ट भेजना है कि मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है एंड मैं वो रिक्वेस्ट प्रोसेस कर रहा हूँ। तो कुछ कॉमन इंफॉर्मेशनल स्टेटस कोड देखते हैं, जैसे कि 100 जो कि यूज होता है, जो कि डिस्प्ले करता है कंटिन्यू मैसेज। तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ स्टेटस कोड होता है जिसमें यो जो कि इनिशियल फेज में यूज होता है, जैसे कि जब भी रिक्वेस्ट रिसीव होता है तो वो वेटिंग एंड प्रोसेसिंग मोड में जाता है, जिसमें वेबसाइट और द सर्वर रिसोर्सेस लोड करता है जो कि डिस्प्ले करना है बाद में जाके। एंड ऑल्सो देर आर ऑल्सो ट्रबल शूटिंग होता है, जिसमें सिक्योरिटी परमिशन सारे चीजें चेक होती है कंटिन्यू कोड में। तो नेक्स्ट है 101 विच इज डिस्प्लेइंग द स्विचिंग प्रोटोकॉल्स। तो जब भी सर्वर को वो रिक्वेस्ट रिसीव होता है ब्राउजर से, तो हमें पता है कि एच टी टी पी इज नॉट सिक्योर, सो उसका एक अपग्रेडेबल फॉर्म है विच इज HTTPS। तो सर्वर वो डिटेक्ट करता है एंड बाय यूजिंग अपग्रेड हेडर फील्ड हमें वो बताता है कि HTTP स्टेटस को स्विच करना चाहिए टू द एडवांस हेडर फील्ड। तो वो कोड 101 स्विचिंग प्रोटोकॉल इज रिटर्न ऐसे डिस्प्ले करता है। उसके बाद 102 प्रोसेसिंग एक नॉर्मल रिक्वेस्ट है, जो कि आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ स्विचिंग एंड चेकिंग द सिक्योरिटी मेजर्स, वो बेसिकली इंडिकेटर देता है कि मुझे सर्वर ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है एंड वो अभी वो रिक्वेस्ट पे प्रोसेस कर रहा है। सो आफ्टर 102 103 विच आर द अर्ली हिंट्स। ये बेसिकली एक एरर चेकसम की तरह काम करता है। तो ये बेसिकली तब भी डिस्प्ले होता है जब भी सर्वर अपना कोई रिसोर्स प्री लोड करता है या फिर वो जो भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसेस करता है, तो वो जो रिसोर्स है जो भेजने के पहले सारा प्रोसेस होता है वो अर्ली हिंट से हमें समझ में आता है और वो हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले होता है। तो नेक्स्ट वी कैन सी इज 2xx जो कि सक्सेस रिक्वेस्ट होता है। तो 2xx कोड्स बेसिकली इंडिकेट करते हैं कि जो भी रिक्वेस्ट मिला है वो सक्सेसफुली रिसीव हुआ है, सर्वर ने अंडरस्टूड किया है और एक्सेप्ट किया है, तो वो कोड्स हमें डिस्प्ले होते हैं। ये बेसिकली कंफर्मेशन, ओवरऑल कंफर्मेशन के लिए यूज होते हैं। तो फर्स्ट लेट्स से 200 ओके, तो ये ओके रिक्वेस्ट हमें डिस्प्ले करता है जब भी कोई रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सर्वर के पास जाती है, तो जो भी डेटा रिक्वेस्ट किया जाता है क्लाइंट से, तो वो रिक्वेस्ट और द रिसोर्स बाय द क्लाइंट इज बीन सेंड टू द बाय द सर्वर इज बीन सेंड टू द क्लाइंट लेटर ऑन। तो नेक्स्ट इज 201 क्रिएटेड। ये ये कोड जो कि होता है वो एक्चुअली इंडिकेट करता है कि जब भी वो रिक्वेस्ट जब जब सर्वर ने रिक्वेस्ट वापस रिटर्न किया था तो एक एडिशनल रिसोर्स बन जाता है। तो उस रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए 201 क्रिएटेड डिस्प्ले होता है। इसका मतलब ऐसे होता है कि एक सर्वर ने रिक्वेस्ट कंप्लीट किया है, बट वो एक या एक से ज्यादा रिसोर्स वापस रिक्रिएट करता है।
तो ये जब भी नया रिसोर्स क्रिएट होता है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए लोकेशन हेडर फील्ड जो कि रिस्पॉन्स में होता है, या फिर टारगेट का जो भी यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर URI जो भी रहता है उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 202 एक्सेप्टेड। ये इंडिकेट करता है कि रिक्वेस्ट रिसीव हुआ है, प्रोसेसिंग हो रहा है, बट वो कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं हुआ अब तक। तो ऐसा रिस्पॉन्स हमें आता है 202 एक्सेप्टेड के फॉर्म में। नेक्स्ट 204 में हम 204 नॉन अथॉरिटेटिव इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, जो कि बताता है कि जो भी रिस्पॉन्स एक्चुअली डिलीवर हुआ है उसमें कोई एडिशनल कंटेंट ना हो, जो कि रिस्पॉन्स बॉडी में दिखता है, दैट इज आवर वेब पेज व्हेन वी सी ऑन टू आवर स्क्रीन। सो 204 को नो कंटेंट का स्टेटस कोड भी बताते हैं। नेक्स्ट 206 पार्शियल कंटेंट। ये स्टेटस कोड तब भी डिस्प्ले होता है जब कोई पार्शियल रिसोर्स इंफॉर्मेशन या फिर कोई किसी एक फुल रिसोर्स का थोड़ा सा पार्ट ही हमें डिलीवर होता है या फिर रिक्वेस्टेड सक्सेसफुल आता है, तभी ये पार्शियल कंटेंट आता है। ये बहुत रेयरली डिस्प्ले होता है, बट ये बहुत यूजफुल है क्योंकि इससे हमें टिपिकल ट्रांसमिशन, दैट इज जो भी रिसोर्स का ट्रांसमिशन होता है उसके बारे में हमें पता चलता है। सो ओवरऑल बात करें, एक फन फैक्ट है, 200 सक्सेस मैसेजेस जब भी आप एथिकल बग बाउंटीज या फिर बग बाउंटी हंटर के रोल में आप काम करते हो, तो 2 एक्सेस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट कोड रहता है, जिससे आपको एक वेब पेज का रिक्वेस्ट सक्सेसफुल मैसेज जब भी मिलता है तो आप उसके बारे में समझ सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, दैट इज 3 एक्सेस रीडायरेक्शन। तो ये एक एडिशनल इंडिकेटर के फॉर्म में काम करता है, जिसमें क्लाइंट को एडिशनल एक्शंस लेना पड़ता है, जो कि रिक्वेस्ट हमें सर्वर से मिला है, तो हमें कुछ एडिशनल वर्किंग करना पड़ता है जिससे हमें वो फाइनल रिसोर्स जो सर्वर ने भेजा है वो हमें फाइनली अचीव हो। सो 300 मल्टीपल चॉइस कोड डिस्प्ले होता है जब वो तभी बहुत, ये एक्चुअली बहुत रेयर केसेस में होता है, जब भी एक रिक्वेस्ट या फिर एक वेब पेज रिसोर्स कोई बहुत सारे मल्टीपल लोकेशंस पे रीराइट कर सकता है, जिसमें से हमें चूज करना पड़ता है कि हमें कौन सा फाइनल लोकेशन चाहिए। बट these are some rare cases where these instances occur in 300 requests. Then 301, which displays moved permanently. मूव परमानेंटली 301 रिक्वेस्ट हमें यही बताता है कि जो भी रिक्वेस्ट हम रिसोर्स के लिए करते हैं किसी यूआरएल पर, तो यूआरएल परमानेंटली दूसरे यूआरएल पे मूव हो चुका है, तो हम जो नया वाला यूआरएल है वही यूज करके हम वो फाइनल रिसोर्स तक जाना चाहिए। लेट्स से एग्जांपल में हम कमांड प्रॉम्प्ट से भी समझ सकते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट में जब हम टाइप करते हैं कर्ल -l एंड लेट्स से google.com, तो हम रिस्पॉन्स में देखते हैं कि यहाँ पे है कि द डॉक्यूमेंट हैज मूव्ड, दैट इज ये वेब पेज इस यूआरएल दैट इज http सेमीकोलन हाइफन हाइफन www.google.com यहाँ पे परमानेंटली मूव हो चुका है। और जब हम ये डालते हैं, कॉपिंग दिस, तो हम ये वेब पेज यहाँ पे मिलता है। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट है तो हम यहाँ पे पूरा वेब पेज नहीं देख सकते, हम बस इंटरनल वेब पेज यहाँ पे देख सकते हैं जो कि google.com का है। तो ऐसे हमें 301 परमानेंट मूव परमानेंटली डिस्प्ले होता है। आफ्टर दैट देयर इज 302 टेम्परली मूव। इस केस में एक्चुअली एक यूआरएल दूसरे यूआरएल पे टेम्परली शिफ्ट होता है, एंड वो यूआरएल बेसिकली उसका सब डोमेन होता है, जिसमें वो टेम्परेरली वो पूरा रिसोर्स या फिर वेब पेज जो कि एक्टिव है वो उस यूआरएल पे शिफ्ट हो जाता है। 30T, दैट इज सी अदर, बेसिकली वही है, वही डिस्प्ले करता है कि यूजर को दूसरा यूआरएल यूज करना चाहिए वो फाइनल लिंक एक्सेस करने के लिए। 304 विच इज नॉट मॉडिफाइड, ये ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोड है 304, क्योंकि ये बताता है कि जो सर्वर ने रिसोर्स भेजा है वो मॉडिफाइड ना होना चाहिए, एंड जो कि वर्जन से भेजा है क्लाइंट साइड पे उसमें भी कोई चेंजेस ना हो, इसलिए 304 नॉट मॉडिफाइड रिक्वेस्ट हमें आता है। उसके बाद 307 सेम 302 के तरह काम करता है, बट इसमें
URLs रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि HTTP1 इक्विवेलेंट जो भी URLs रहते हैं उसको टेम्परेली रिडायरेक्ट उस पे किया जाता है, तो उसके लिए 307 यूज होता है। 308 विच इज परमानेंट रिडायरेक्ट, जो कि 301 जैसे होता है, विच इज परमानेंटली मूव्ड जिसमें URL पे डायरेक्टली रीडायरेक्शन होता है परमानेंट। तो एक फन फैक्ट बताता हूँ 3xx रीडायरेक्शन के बारे में। लेट्स से हमारे पास दो रिक्वेस्ट है, दो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेस है, विच इज 301 एंड 302। 301 जो कि परमानेंट रीडायरेक्शन के लिए होता है, 302 टेम्परेरी रीडायरेक्शन के लिए होता है। तो एज पर ओल्ड रूल्स जब भी हम कोई यूआरएल रिक्वेस्ट करते हैं एंड उसके लिए 301 विच इज परमानेंटली मूव्ड रीडायरेक्शन आता है, तो वो दूसरे यूआरएल पे हमें शिफ्ट करवाता है, जिसकी वजह से जो पेज का रैंक होता है विच इज द रैंक ऑफ द वेब पेज, वो 15% से गिर जाता है। एंड सिमिलरली 302 जो कि टेम्परेरीली रीडायरेक्शन होता है, जिसमें यूआरएल जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो यूआरएल दूसरे यूआरएल पे टेम्परेली रिडायरेक्ट होने से वो पेज का 100% रैंक लॉस्ट होता है। सिंपल वर्ड्स में बताओ तो जब भी हम कोई वेब पेज पे रिक्वेस्ट करते हैं या फिर हम कोई यूआरएल डालते हैं सर्च इंजन पर, तो हम कुछ वेबसाइट्स के यूआरएल्स देखते हैं हमारे डिस्प्ले पे। तो उस यूआरएल्स में हम देखते हैं कि कौन सा यूआरएल सबसे पहला है, तो वो अकॉर्डिंग टू ओल्ड रूल्स वो रीडायरेक्शन काम करता था। अभी एज पर गूगल के नए रूल्स पे ये जो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं यूआरएल्स पे, अगर परमानेंट हो या फिर टेम्पररी रिडक्शन हो तो पेज का रैंकिंग लॉस नहीं होता है। तो ये एक नया रूल गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि अभी करंटली भी यूज होता है। तो आगे बढ़ता है। लेट देन वी हैव 4xx क्लाइंट एरर्स। ये बहुत क्रूशियल एरर मैसेजेस हैं, जो कि हमें एरर्स के बारे में बताते हैं जो कि हमारे साइड या फिर क्लाइंट साइड से जाते हैं। लेट्स से इट कैन बी एन इनकरेक्ट सिंटैक्स, लार्ज रिक्वेस्ट, और लेट्स से एनी इनवैलिड रिक्वेस्ट, हम कोई इनवैलिड रिक्वेस्ट करते हैं तो उसकी वजह से 4xx क्लाइंट एरर्स हमें डिस्प्ले आते हैं। और ये बहुत कॉमन एरर रिक्वेस्ट और एरर कोड्स है जो हमने बहुत बार देख चुका है किसी वेबसाइट पे या फिर किसी रॉन्ग रिक्वेस्ट जब भी रिसीव होता है तो ये वेब पेज पे हमें डिस्प्ले दिखाई देता है। तो पहला है 400 बैड रिक्वेस्ट। ये एक्चुअली हमारा ग्रामेटिकल मिस्टेक या फिर हमारा कुछ यूआरएल डालते वक्त गलती होता है, तो वो बैड रिक्वेस्ट माना जाता है। तो ये रिस्पॉन्स कोड तभी डिस्प्ले होता है कि वो सर्वर एक्चुअली प्रोसेस नहीं कर पाता है जो रिक्वेस्ट हम करते हैं, दैट इज हम क्लाइंट है, तो वो रिक्वेस्ट इशू नहीं हो पाता है, इसकी वजह से हम बैड रिक्वेस्ट देखते हैं। 401 विच इज एन अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट। ये इंडिकेशन हमें बेसिकली ऑथेंटिकेशन के केसेस में यूज डिस्प्ले होता है। ये 403 फॉरबिडन की तरह डिस्प्ले होता है, जिसमें ऑथेंटिकेशन चेक होता है कि जो भी हमने यूआरएल डाला है विच इज बीइंग ऑथेंटिकेटेड बाय www हेडर और नॉट, तो उस हिसाब से वो एप्लीकेबल होगा तो ही सक्सेस मैसेज आएगा, नहीं तो हमें आएगा 401 अनऑथराइज्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं 403 फॉरबिडन। अब 403 फॉरबिडन का मतलब ऐसा नहीं है कि सर्वर को रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं करना है। ये एक्चुअली सर्वर से एक फिल्टर या फिर एक रिस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है क्लाइंट साइड पे, जो कि जो कि क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है वेबसाइट पर, वो इंटरनल इंफॉर्मेशन लीक ना हो, इसके वजह से 403 फॉरबिडन डिस्प्ले होता है। जो कि हम किसी इंटरनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं तो ये रिक्वेस्ट हमारे डिस्प्ले पे आता है। ये ऑथेंटिकेशन या फिर कोई ऑथोराइज पर्सन अगर कोई एक्शन कर रहा है वेबसाइट पर तभी डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट इज 404 नॉट फाउंड। ये बहुत कॉमन रिक्वेस्ट है, ये हमने बहुत पेजेस पे देखा है। ये एक्चुअली तभी डिस्प्ले होता है जब सर्वर जो रिक्वेस्ट या फिर जो रिसोर्स है वो फुलफिल नहीं कर पाता है। बेसिकली बताए तो लेट्स से कोई वो पेज एग्जिस्ट ही ना करता हो या फिर वो पेज डिलीट किया गया है, तो उसकी वजह से 404 नॉट फाउंड ऐसे एरर हमें डिस्प्ले आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 480 आई एम अ टी पॉट। तो ये कोड एक्चुअली एज अ अप्रैल फुल यूज किया गया था कई सर्वर्स ने पुराने तरीके से। ये तभी डिस्प्ले किया गया था जब सर्वर को कोई रिक्वेस्ट हैंडल ना करना हो। ये रिक्वेस्ट तभी डिस्प्ले होता था। ये रिक्वेस्ट एक्चुअली आयना ने रिजर्व करके रखा है इन फ्यूचर यूज, बट
still many servers use this as in not to give a proper resource to the client, or not to complete or handle the correct request. Next we have 429, which is too many request. अभी कुछ केसेस है जहाँ पे हम बहुत बार किसी URL पे रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमें एक बेसिक मैसेज दैट इज टू मेनी रिक्वेस्ट का एरर आता है, जिसमें हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया होता है, एंड उस वेब सर्वर में फिल्टर्स, रेट लिमिटिंग फिल्टर्स होते हैं, जो कि कुछ हद तक लाइक मैक्सिमम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, एंड इट डायरेक्टली डिस्प्लेज एन एरर मैसेज दैट इज टू मेनी रिक्वेस्ट। इस डिस्प्ले मैसेज में हम बहुत बार रिट्राई आफ्टर सम टाइम या फिर रिट्राई लेटर ऐसे भी मैसेजेस डिस्प्ले में देख सकते हैं। नेक्स्ट विच इज 451, विच इज अनअवेलेबल फॉर लीगल रीजंस। तो ये एक्चुअली एक ऑफिशियल रिस्पॉन्स है, जो कि important information which is related to government or which is related to an official organization, let's say. तो ये एक्चुअली एक लीगल स्टेटस कोड होता है जो एक्चुअली डिनाई करता है एक्सेस क्लाइंट को, जो कि बहुत से सर्वर ऑपरेटर्स को ये कोड्स डिस्प्ले करने के लिए बताया जाता है। तो ये रिक्वेस्ट कोड तभी इंक्लूड होता है जब भी कोई लीगल रीजन या फिर लीगल एक्शन से अथॉरिटी ने उस वेब सर्वर को उसके रिसोर्स या फिर वो रिसोर्स को अवेलेबल करने में फिल्टर किया हो, या फिर उस रिसोर्स को अवेलेबल करने में उसको परमिशन ना दी हो। इसकी वजह से 451 अनअवेलेबल फॉर लीगल रीजंस ऐसे हमें डिस्प्ले आता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट 4xx क्लाइंट एरर्स है जो हमें याद रखने चाहिए, और ये हम कॉमनली देखते हैं हमें वेब सर्वर पे। सो आगे बढ़ते हैं। वी हैव 5xx सर्वर एरर्स। ये सर्वर एरर्स हमें जनरली सर्वर साइड पे डिस्प्ले होते हैं। लेट्स से जब भी कोई स्टेटस कोड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, तो वो इंडिकेट करता है कि सर्वर साइड पे कोई एरर आया है और वो रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं कर पाता है। अभी ये एरर किसी सर्वर या लेट्स से वी हैव लॉस ऑफ सर्वर, और कोई बैकएंड कोड में एरर आ जाए, कोई बग आ जाए, या फिर क्लाइंट का कोई मिस फॉल्ट हो जाए, तो उसकी वजह से ये एरर डिस्प्ले होता है। तो हमारे पास सबसे पहला है विच इज 500 इंटरनल सर्वर एरर। तो एज हम इमेज में देख सकते हैं कि एरर कोड 500 एंड एरर हैज ऑकर्ड एज वी आर लुकिंग टू फिक्स द प्रॉब्लम एंड विल बी अप एंड रनिंग शॉर्टली। तो ये मैसेज एन अनएक्सपेक्टेड कंडीशन की वजह से डिस्प्ले होता है, जो कि रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं कर पाता है। बट ये मैसेज एक टेम्पररी फॉर्म में डिस्प्ले होता है, जिसमें ऐसा नहीं है कि वो वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, बस कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर, जैसे कि सर्वर साइड पे कोई कोड प्रॉब्लम हो जाए या फिर डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो ये हमें डिस्प्ले होता है। बाकी ये वेबसाइट एक्टिव होती है एंड इसमें कोई इशू नहीं होता है, तो वो लोग अपना कस्टमर सर्विस का इंफॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमें पता चले कि कुछ इंटरनल एरर्स या फिर वेबसाइट एरर्स हो। नेक्स्ट हमारे पास है 502 बैड गेटवे। तो ये मैसेज कोई गेटवे या फिर प्रॉक्सी सर्वर डिस्प्ले करता है जब भी उसे कोई इनवैलिड रिक्वेस्ट या फिर इनवैलिड रिस्पॉन्स आता है, जो कि रिक्वेस्ट एक्चुअली फुलफिल करने के टाइम पे यूज होता है। तो किसी बैड गेटवे का यूज हो गया तो हमें ये 502 बैड गेटवे का रिस्पॉन्स आता है, जो कि हम इसे बेसिकली होस्ट एरर भी बताते हैं। तो इमेज में आप देख सकते हैं कि ब्राउजर वर्किंग दिखा रहा है। क्लाउडफेयर भी एक मीडियम होता है जिसके थ्रू कनेक्शंस बना सकते हैं हम, एंड वो सिक्योर कनेक्शंस होते हैं। एंड विच इज डोमेन। तो डोमेन जो कि हमारा फाइनल पॉइंट होता है जहाँ पे हमें रिसोर्स मिलेगा, वो जाके लेट्स से गूगल या फिर कुछ भी हो, तो वो डोमेन का नाम होता है जो कि होस्ट एरर बताता है, जिसकी वजह से वो एक्चुअली एक गेटवे एरर होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है 503 सर्वर अनअवेलेबल। ये स्टेटस कोड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू कि हम अगर रेगुलर विजिटिंग करते हैं उस वेबसाइट पे, तो अगर जब भी वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस होता है या फिर कुछ पैचेस होता है वेबसाइट पे, तो ये सर्वर एरर डिस्प्ले होता है। ये ऐसा नहीं, ये एक्चुअली एक टेम्पररी अनअवेलेबिलिटी होती है ड्यू टू टेम्पररी ओवरलोडिंग ऑफ द वेबसाइट और ड्यू टू द मेंटेनेंस। तो एक क्लाइंट
क्लाइंट शुड ट्राई अगेन लेटर ऐसा मैसेज आता है विच इज 503 सर्विस अनअवेलेबल। जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं कि 503 दैट्स एन एरर, लाइक द सर्विस यू हैव रिक्वेस्टेड इज नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम। तो ये एक टेम्पररी मैसेज होता है। सो जैसे ही लेट्स से वो मेंटेनेंस खत्म हो जाता है, मेंटेनेंस का पीरियड, वेबसाइट वापस एक्टिव हो जाती है। देन वी हैव 504 गेटवे टाइम आउट। सो गेटवे टाइम आउट एक टाइम बेस्ड फॉर्मेट होता है जिसमें जो कि स्टेटस कोड इंडिकेट करता है कि जो भी सर्वर जो कि रिस्पॉन्स भेजने वाला है उसके उसमें कोई टाइमली एरर आ जाए, जैसे कि कोई प्रॉक्सी या फिर कोई गेटवे हो, तो उसको सर्वर से जो कि फाइनल रिक्वेस्ट है दैट इज फाइनल रिसोर्स, अगर वो मिलने में टाइम आ जाए तो 504 गेटवे टाइम आउट ऐसे मैसेज डिस्प्ले होता है। इसे अगर आप रिफ्रेश करो या फिर वापस उस वेबसाइट पे विजिट करोगे तो कुछ टाइम बाद आप फाइनल रिसोर्स पे पहुंच जाओगे। दिस इज नॉट एन बिग इशू, बट दिस इज डिस्प्लेड इफ देर इज अ टाइमली इशू बिटवीन गेटिंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम द सर्वर। सो आगे बढ़ते हैं। सो ओवरऑल दिस कुछ कॉमन HTTP स्टेटस कोड्स है जो कि हमें लाइक अंडरस्टैंडिंग एन ए वेब पेज हमें हम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हमें याद रखने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ रियल टाइम इमेजेस है जो कि सर्वर कोड्स या फिर जो कि स्टेटस कोड्स है वो डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये रिक्वेस्ट बोथ साइड से आ रहे हैं विच इज क्लाइंट रिक्वेस्टिंग टू सर्वर एंड सर्वर फुलफिलिंग इट्स रिक्वेस्ट। तो फर्स्ट इज 200 ओके, विच इज बेसिकली इंडिकेटिंग दैट द रिक्वेस्ट इज सक्सीडेड। जब भी हम कोई डोमेन या फिर URL पे जाते हैं तो एक 200 ओके रिक्वेस्ट आता है और हम फाइनल रिसोर्स को अचीव कर पाते हैं। देन वी हैव 404 नॉट फाउंड। ये स्टेटस कोड तभी आता है जब भी सर्वर कोई पेज रिक्वेस्ट एज एन रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है, या फिर लेट्स से वो पेज ब्रोकन हो, ब्रोकन इन द सेंस कुछ एरर आ जाए पेज में, या फिर जो कि लिंक है वो हमारी तरफ से गलत टाइप हो जाए, तो इसकी वजह से 404 नॉट फाउंड एरर आता है। सो वी कैन सी सर्फ इजी एक वेबसाइट है जहाँ पे 404 नॉट फाउंड एरर आ रहा है। ये एरर तभी आया जब सर्च में कुछ मिस टाइप किया था। देन नीचे भी है 401 अनऑथराइज्ड। ये एरर शटर स्टॉक के वेब पेज ने डिस्प्ले किया था। तो ये स्टेटस कोड तभी डिस्प्ले होता जब अनऑथराइज्ड ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स डाले थे, जिसकी वजह से सर्वर साइड एरर आया था 401 which indicates an proper authentication to be made before accessing that website. So error 401 is basically used for unauthorized access. Then we have 500 internal server error. This is an important server side error. लेट्स से इमेज में देखते हैं कि रीडमी एक वेबसाइट है जो एरर दिया है जिसमें कि क्लियरली मेंशन किया है कि ऑल सिस्टम्स आर ऑपरेशनल, दैट इज वेबसाइट इज ऑपरेशनल, वेबसाइट काम कर रहा है, वेबसाइट एक्टिव है, बट कुछ इंटरनल एरर्स, लेट्स से कोई बैकएंड में प्रॉब्लम हो जाए कोड में, या फिर मल्टीपल रिक्वेस्ट या फिर टाइम रिक्वेस्ट आ जाए, तो अनएक्सपेक्टेड कंडीशन की वजह से सर्वर आपको वो रिसोर्स फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से 500 इंटरनल सर्वर एरर डिस्प्ले होता है। तो ये कुछ कॉमन HTTP स्टेटस कोड्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे हम देखते हैं कि लाइक व्हाट आर द वेज, लाइक हम ये स्टेटस कोड कैसे देख सकते हैं। तो पहला सबसे बेसिक तरीका है इज यूजिंग द ब्राउजर। ब्राउजर में हम वेब पेजेस देखते हैं। लेट्स से आई हैव यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, google.com है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट जब करता हूँ तो मुझे गूगल का इंस्पेक्शन विंडो आता है जिसमें बहुत सारे फीचर्स है। यहाँ पे हम जब नेटवर्क में जाते हैं तो हमें यहाँ पे स्टेटस दिखता है, स्टेटस। और अगर लेफ्ट साइड में अगर मैं इमेजेस, गूगल इमेजेस में जाता हूँ तो यहाँ पे मैं स्टेटस कोड देख सकता हूँ जो कि डिस्प्ले कर रहा है 200। लेट्स से आई एम सर्चिंग फॉर समथिंग कैट, तो सिमिलरली आई गेट रिस्पॉन्स कोड्स फॉर कैट दैट इज 200। 200 इज द सक्सेस मैसेज। अगर कोई एरर हो रिसोर्स मिलने में तो हमें
सर्वर साइड एरर्स स्टेटस में डिस्प्ले होते हैं। तो ऐसे हम ब्राउजर साइड से देख सकते हैं। नेक्स्ट, गूगल गूगल हैज इट्स ओन गूगल सर्च कंसोल, जिसमें गूगल कैन डिस्प्ले वेरियस रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस कोड्स। इस कंसोल में एक यूआरएल इंस्पेक्शन टूल होता है जो कि लाइव बताता है कि HTTPS रिस्पॉन्सेस कोड और उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन कैसे मिल सकता है, जो कि एक बॉट है, एक बॉट जो कि डेवलप किया गया रहता है, जिसमें वो पूरा इंस्पेक्शन करके बताता है कि HTTP कोड कौन सा है और उसका URL स्टेटस क्या है, दैट इज इट ओके, विच इज 200 ओके, और कुछ एरर हो तो वो डिस्प्ले करके भी बताता है। Next we have is SEO Spider. So this is a reporting tool which is actually giving the status codes for the URL, जो कि जितने भी URL के साथ हमने इंटरेक्शन किया है वो URL का स्टेटस कोड वो स्टोर करता है एंड डिस्प्ले करता है, एंड ये फुल लिस्ट में वो रिस्पॉन्ड करता है, जो कि हम जितने भी URLs है एंड सर्वर की जितने भी रिस्पॉन्सेस है, जैसे वी हैव डीएनएस लुकअप, जो कि डीएनएस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। देन वी हैव कनेक्शन टाइम आउट मैसेजेस, जो कि सारे मैसेजेस है वो डिस्प्ले करता है। अगर आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊं तो दिस इज द टूल, सीओ स्पाइडर टूल। ये फ्री भी आता है और पेड भी आता है। तो इसमें आपको ये सारे मैसेजेस एज और उनके स्टेटस कोड्स भी पता चलते हैं। तो अगर आपका कोई डोमेन हो या फिर आपका कोई यूआरएल हो जिसको आपको चेक करना है कि स्टेटस कोड सही से काम कर रहे हैं या नहीं, तो ये टूल आपके लिए यूजफुल हो सकता है। सो दीज आर सम टूल्स जिससे हम देख सकते हैं कि स्टेटस कोड क्या है। देर आर सम फ्यू मोर टूल्स, दैट इज डी डायरेक्ट पाथ। ये एक गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है जिसमें आपको जो भी यूआरएल आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो यूआरएल के बारे में सारा HTTP रिक्वेस्ट आपको नीचे वो डिस्प्ले करेगा। अगर आपको HTTPS के बारे में और जानना है और डिटेल में जानना है तो HTTPS स्टेटस कोड्स, जो कि सेम स्कीमिंग फॉग का है, उनके यूजर गाइड में भी आपको पूरा HTTPS स्टेटस कोड के बारे में वो बताते हैं। द नेक्स्ट इज बल्क HTTPS, जो कि WebFX डोमेन ने डेवलप किया है। ये HTTP स्टेटस टूल है जो कि HTTP स्टेटस के बारे में बताता है, जो कि हम कोई भी कॉपी पेस्ट, अभी कोई भी यूआरएल कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसके बारे में सारा HTTP स्टेटस बताता है। सो यहाँ पे हमें गूगल डाला है, लेट्स से वी हैव youtube.com एंड चेक। यस, सो सॉरी फॉर दिस। या, सो यूट्यूब से रिलेटेड हमें सारे स्टेटस कोड्स पता चलते हैं, दैट इज 301 परमानेंटली रिडायरेक्ट। तो हमने क्या डाला था, youtube.com, बट that request is not acceptable and it is moved permanently to http youtube.com, and ये भी एक परमानेंट रीडायरेक्शन के बाद वो फाउंड होता है HTTPS, क्योंकि उसने HTTP को आइडेंटिफाई किया बट उसको अपग्रेड करने के बाद ही वो एक्सेसिबल होगा, दैट इज HTTPS विच इज https youtube.com। और अगर हमें इस परमानेंटली यूआरएल को और डिटेल में देखें तो अगर वो यूआरएल इस फॉर्मेट में आए तो ही उसको रिक्वेस्ट सक्सेस फॉर्म में वो डिस्प्ले आएगा। सो दिस इज वन टूल। द नेक्स्ट टूल वी हैव HTTP स्टेटस कोड चेकर। यहाँ पे आपको लॉग इन करना पड़ेगा अगर आपका कोई खुद का डोमेन है या फिर आपने खुद का एक यूआरएल बना है वेबसाइट का, तो यहाँ पे आप डाल के सारी इंफॉर्मेशन आप जान सकते हो कि उस वेब डोमेन या फिर उस वेब सर्वर का सारा स्टेटस या फिर सारा सर्वर कोड सही से काम कर रहा है नहीं। सो दीज आर सम टूल्स। नेक्स्ट वी हैव इज बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर हैंडलिंग HTTP स्टेटस कोड्स। एज मैंने बताया कि HTTP स्टेटस कोड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वेब डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच इज सक्सेस एंड फेलियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेलियर का जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें डिस्प्ले करता है ताकि हम उसे ट्रबल शूट करके फिक्स कर पाए।
सो सबसे बेसिक चीज दैट इज अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ ईच स्टेटस कोड। हमें हर एक स्टेटस कोड के बारे में अवेयरनेस रहना चाहिए कि वो हर एक स्टेटस कोड का मीनिंग क्या है। लेट्स से वी हैव एग्जांपल ऑफ 200 स्टेटस कोड व्हिच इंडिकेट्स सक्सेस while a 404 status code indicates that request source was not found. सो अगर आपको इस बात का नॉलेज है तो आप जो भी क्लाइंट हो या फिर जो भी यूजर हो उनको करेक्ट मैसेजेस डिस्प्ले कर पाते हो, ताकि एज पर द मैसेज द क्लाइंट कैन डू द अप्रोप्रिएट एक्शंस फॉर द रिस्पॉन्स ऑन द वेब पेज। तो नेक्स्ट आता है हैंडलिंग एरर्स ग्रेसफुली। कुछ ऐसे केसेस होता है या फिर कुछ ऐसा होता है कि हम जब भी कोई यूआरएल रिक्वेस्ट करने जाते हैं तो बहुत सारे एरर्स हमें डिस्प्ले में आते हैं या फिर हम उस यूआरएल को इजीली फेच नहीं कर पाते, हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो इससे हमें फ्रस्ट्रेशन या फिर कंफ्यूजन होता है। तो इसको डायग्नोस करके या फिर इसको फिक्स करके हम उसको रिफ्रेश करके एरर मैसेजेस के अकॉर्डिंग हम उस पर काम कर सकते हैं। लेट्स से सर्वर को एक कस्टम पेज बनाना चाहिए विच इज 404 नॉट फाउंड एज पर देयर वेब पेज, ताकि यूजर को समझे कि दिस वेब पेज इज नॉट अवेलेबल एंड यू शुड चेक फॉर एनी अदर यूआरएल। ऑल्सो उस 404 नॉट फाउंड वेब पेज में वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन, लेट्स से उनका कोई कस्टमर सर्विस हो या फिर उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो, वो भी एज अ फ्रेंडली मैसेज डिस्प्ले करना चाहिए, ताकि कोई इशू हो तो कोई रिडायरेक्शन हो तो उस यूआरएल के बारे में वो जान सकते हैं बाय कॉन्टैक्टिंग देयर कस्टमर सर्विस। नेक्स्ट, यूजिंग अप्रोप्रिएट स्टेटस कोड फॉर योर रिस्पॉन्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कभी आप वेब पेज या फिर कोई वेब सर्वर पे काम करते हो या फिर अब आप अपना एप्लीकेशन बनाते हो, तो अब हर एक रिक्वेस्ट को एक अप्रोप्रिएट HTTP स्टेटस कोड देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जब भी कोई क्लाइंट साइड एरर हो या फिर सर्वर साइड एरर हो या फिर कोई भी फॉर्मेट हो एरर का, अगर आपने उसको करेक्ट रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन दिया है तो आप इजीली उसको फिक्स कर सकते हो अगर कोई इशू आए तो। सो लेट्स से वी हैव कंसिडर्ड यूजिंग स्टेटस कोड्स लाइक 201, 204, 200, 400 से लेके 422 फॉर आवर रिस्पॉन्स कोड्स। तो उस हिसाब से हमें आउटपुट एज इन रिक्वेस्ट और सोर्स के फॉर्मेट में हमें डिस्प्ले मिल सकता है। And after all this, final steps comes is logging and monitoring errors. So after all the process of creating the application as well as handling the errors, logging and monitoring एक बहुत important फीचर होता है आपके एप्लीकेशन में, जिसकी वजह से आप क्विकली ट्रबल शूटिंग कर पाते हो या फिर उस कोई भी इशू हो उसको फिक्स कर पाते हो। बहुत से टूल्स है जैसे मैंने आपको बताया, प्लस जैसे टूल्स है गूगल सर्च कंसोल और बहुत सारे एरर मॉनिटरिंग सर्विसेज है जिससे आप एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड रेगुलरली मॉनिटर भी कर पाते हो। एंड डेटा मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द चेक ऑफ पैटर्न्स। लाइक अगर कोई स्टेटस कोड गलत रिस्पॉन्ड कर रहा है तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है एंड आप उसको वापस रीचेक करके उसको एक लाइक वो इश्यू को उधर के उधर ही आप सॉल्व कर सकते हो एंड उसको क्लाइंट साइड या फिर यूजर साइड पे कोई अफेक्शन ना हो इसका ध्यान रख सकते हो। तो लॉग एंड मॉनिटरिंग एरर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। So these are some basic and best practices for handling HTTP status codes. So this is overall about HTTP and HTTP status codes, and we end our video here. So thank you guys.